नमस्कार, मेरा नाम मुकेश है। आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और हमारी ये क्लास है पर्यावरण रीट लेवल फर्स्ट को देखते हुए बनाई गई है और इसमें अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। जो रीट लेवल 2012 में आया हुआ था ईवीएस पर्यावरण का पेपर, और उसमें 30 क्वेश्चंस आए थे। उन 30 क्वेश्चंस को आज यहाँ पर अपन डिस्कशन करेंगे, चर्चाएँ करेंगे। और कौन कौन से क्वेश्चन आए थे वन बाय वन करके यहाँ पर अपन देखते जाएंगे। तो अपन और इस जो टेस्ट सीरीज जो सॉरी ये जो पेपर अपना चल रहा है पर्यावरण अध्ययन का, इसकी आप पीडीएफ फाइल भी मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वहाँ पर लिंक प्रोवाइड करा दी जाएगी। वहाँ से आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, या मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको ये पेपर मिल जाएगा। वहाँ से विथ सॉल्यूशन के, विथ एक्सप्लेनेशन के, विथ आंसर की के भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। और यहाँ भी मैं विथ एक्सप्लेनेशन के विस्तार से बताता रहूँगा और अपनी बहुत स्लोली क्लास चलाएंगे। 30 क्वेश्चनों को अपन यहाँ पर करेंगे। इससे पहले भी मेरे दो सॉल्व पेपर प्रीवियस के मैं यहाँ पर क्लास हो चुकी है मेरी। और 2015 2017 में जो पेपर हुआ था उसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। उसमें पूरा क्वेश्चनों को डिस्कशन किया हुआ है और सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया है। तो देखते हैं। तो ये सबसे पहला अपना क्वेश्चन है। देखो, डिस्प्ले पर आप क्वेश्चन को देखते रहिएगा और बोर्ड पर आप क्वेश्चनों को देखते रहिएगा। मैं आपको आंसर या बोर्ड पर टाइप करता रहूँगा कि कौन सा आंसर इसमें सही होगा। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन अपने बोर्ड पर डिस्प्ले पे आ चुका है और इस बोर्ड पर डिस्प्ले पर आ चुका है, उसको अपन को ध्यान से पढ़ना है। और देखिएगा कि उदयपुर तथा भीलवाड़ा जिले में, यानी उदयपुर तथा भीलवाड़ा जिले में मिलने वाले खनिज हैं। कौन कौन से खनिज हैं? उदयपुर तथा भीलवाड़ा, उदयपुर तथा भीलवाड़ा जिले में मिलने वाले खनिज हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है अपना ए, जस्ता, सीसा, चांदी तथा तांबा। बी ऑप्शन है जस्ता, जिप्सम, गार्नेट एवं सोना। और सी ऑप्शन है अपना सीसा, चांदी, टंगस्टन एवं तांबा। और डी ऑप्शन है चांदी, रॉक, फॉस्फेट और टंगस्टन एवं जिप्सम। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? उदयपुर तथा भीलवाड़ा, उदयपुर और भीलवाड़ा जिले में मिलने वाले खनिज कौन कौन से हैं। तो उसको 4 ऑप्शन को अपने पढ़ा और इसमें से करेक्ट आंसर बताना है कि उदयपुर तथा भीलवाड़ा जिले में कौन कौन से खनिज मिलते हैं। इसमें एक ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है जो उदयपुर भीलवाड़े में मिलते हुए हैं, जिनका जोड़ा सही दिया हुआ है, तो वो देखना है अपन को। तो देखो, उदयपुर तथा भीलवाड़े में मिलने वाले खनिज कौन कौन से हैं। तो पहला ऑप्शन अपने देखें जस्ता, सीसा, चांदी तथा तांबा। तो उसका अपना सही आंसर कौन सा होगा? इसमें सही आंसर होगा अपना ये वाला। इसमें सही आंसर होगा ये वाला। कैसे सही होगा कि देखो, तांबा प्राप्ति स्थल उदयपुर क्या है? तांबा कहाँ पर मिलता है? उदयपुर मिल के देलवाग, देवारी, केरावली तथा झुंझुनू, खेतड़ी, सिंधाना में भारत की तांबा की सबसे बड़ी खान है। तो अपना इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। और इसकी आपको पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी विद आंसर की है। अब देखो, दूसरा क्वेश्चन है बोर्ड पे कि राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम निकाला जाता है। राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम निकाला जाता है? पहला ऑप्शन है बारां, भरतपुर, जोधपुर और बाड़मेर। आंसर दीजिएगा। जल्दी से फास्ट आंसर दीजिएगा। देखिएगा, दूसरे क्वेश्चन को पढ़िएगा कि राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम निकाला जाता है। बारां में, भरतपुर में, जोधपुर में, बाड़मेर में। देखो, राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम निकाला जाता है, तो अपना आंसर कौन सा होगा? इसमें अपना आंसर होगा बाड़मेर। कौन सा वाला? डी वाला। अपना डी वाला इसमें आंसर सही है कि बाड़मेर में राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम निकाला जाता है। पेट्रोलियम निकाला जाता है बाड़मेर में। कि बाड़मेर जिले में 2 मार्च 2013 को केयर्न्स एनर्जी को ब्लॉक नंबर RJ 90/01 में भारी मात्रा में क्या हुआ था? तेल का भंडार का पता चला। इस बेसिन में केयर्न्स को तेल कुओं की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 26 हो गई। इसका आंसर अपना डी वाला होगा। और तीसरा क्वेश्चन देखो
तीसरा क्वेश्चन, चंद्र ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण कब होता है? पृथ्वी, देखो चंद्र ग्रहण कब होता है, इससे पहले वाले भी में भी एक क्वेश्चन था इस टाइप का, और अपने जो टेस्ट सीरीज चलाई थी राजस्थान की रीट स्पेशल 10-10 क्वेश्चनों की, उसमें भी एक क्वेश्चन अवेलेबल है। उनमें जितने भी पेपरों के प्रीवियस ईयर के आ चुके हैं क्वेश्चन रीट में, उन क्वेश्चनों को भी मैंने उसमें समावेश किया था। और उन टेस्ट सीरीजों को भी आप देखते रहिएगा, उसमें टेस्ट सीरीज अपने लगभग कंटिन्यू चल रही है। तो देखो कि चंद्र ग्रहण कब ग्रहण होता है, कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच होता है। बी ऑप्शन है, चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के बीच होता है, सूर्य पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच होता है, पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा सीधी रेखा में होते हैं। जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो देखो चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच होती है। कब? जब पृथ्वी कब होती है? सूर्य के, देखो पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में होती है तब चंद्र ग्रहण होता है। पृथ्वी कब होती है? सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में होती है तो चंद्र ग्रहण होता है। तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा? अपना ये आंसर इसमें सही हो जाएगा, ये वाला अपना आंसर है। ठीक है, इस तरीके से अपन बोर्ड पर भी लिखते रहेंगे कि अपना कौन सा आंसर है। अपना ये वाला आंसर है। ये वाला आंसर क्यों है? कि जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच, जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच, जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? इस स्थिति को क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण कहते हैं। ये समझ में आया होगा। आप देखो चौथा क्वेश्चन देखा हुआ है कि राष्ट्रीय पशु है, देखो राष्ट्रीय पशु है, पढ़िएगा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मोर है, शेर है, बाघ है, चिंकारा है। तो राष्ट्रीय पशु कौन सा है अपना? राष्ट्रीय पशु कौन सा है? सी है, कौन सा? बाघ। ये वाला अपना आंसर सही है। राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है, ये अपना सही आंसर है। और अगला देखो प्रश्न, देखो 5वां बोर्ड पर मैं दिखाते भी जा रहा हूँ कि सूर्य नगरी नाम है, जयपुर को बोलते हैं या जैसलमेर को बोलते हैं या बाड़मेर को या जोधपुर का? सूर्य नगरी का नाम क्या है? सूर्य नगरी का नाम क्या है? तो आंसर बताइएगा। देखो सूर्य नगरी का नाम है जोधपुर का। जोधपुर को सूर्य नगरी, सन सिटी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सन सिटी, सन सिटी क्या बोलते हैं? सन सिटी बोलते हैं। सन सिटी किसको बोलते हैं? जोधपुर को। जोधपुर को सूर्य नगरी और सन सिटी या ब्लू सिटी क्या बोलते हैं? ब्लू सिटी, किलों का शहर, किलों का शहर। देखो क्या कहते हैं? जोधपुर को सूर्य नगरी, सन सिटी भी कहते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सन सिटी, हिंदी में बोलते हैं सूर्य नगरी। और ब्लू सिटी, किलों का शहर, क्या बोलते हैं? किलों का शहर तथा मरुस्थल का प्रवेश द्वार, तथा मरुस्थल का प्रवेश द्वार, तथा मरुस्थल का प्रवेश द्वार नामों से जाना जाता है, नामों से जाना जाता है। तो अपना बेसिकली आंसर कौन सा है? डी है। देखो डी आंसर दिया हुआ है। डी को सूर्य नगरी के, देखो सूर्य नगरी को किस नाम से जाना है? जोधपुर को क्या बोलते हैं? जोधपुर को सूर्य नगरी के नाम से भी जाना जाता है, जिसको इंग्लिश में सन सिटी कहते हैं। ब्लू सिटी के भी नाम से, अगर ऑप्शन में ये आया सूर्य नगरी की जगह पर ब्लू सिटी, यानी सूर्य नगर, ये क्वेश्चन में ये भी बनाया जा सकता है ब्लू सिटी को, क्या ब्लू सिटी को, जोधपुर को क्या कहा जाता है? ब्लू सिटी भी कहा जाता है, किलों का शहर भी कहा जाता है, सूर्य नगरी भी कहा जाता है, और किलों
किलों का शहर भी कहा जाता है तथा मरुस्थल का प्रवेश द्वार आदि नामों से क्या जाता है, जाना जाता है। तो देख लिए, ये अगर ये भी ऑप्शन चेंज हो गया तो भी ये सारे ऑप्शनों को अपन यहाँ से कर सकते हैं। तो अब अपना छठवां क्वेश्चन को देखो। आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वातावरण के अनुरूप पौधों एवं जंतुओं में पाए जाने वाले शारीरिक लक्षणों को क्या कहते हैं? अनुकूलन, परजीविता, रूपांतरण, इनमें से सभी। वातावरण के अनुरूप पौधों एवं जंतुओं में पाए जाने वाले शारीरिक लक्षणों को कहते हैं अनुकूलन, परजीविता, रूपांतरण, इनमें से सभी। वातावरण के अनुरूप पौधों एवं जंतुओं में पाए जाने वाले शारीरिक लक्षणों को क्या कहते हैं? जल्दी से आंसर दीजिएगा, क्या कहते हैं? देखो, वातावरण के अनुरूप जो पौधे और जंतु होते हैं वातावरण के अनुसार अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं, अपने आप को ढाल लेते हैं, तो और अपने आप को, शरीर को उसके अकॉर्डिंग बना लेते हैं, तो क्या चीज कहलाती है? अनुकूलन कहलाती है। तो शारीरिक लक्षणों को, इसके शारीरिक लक्षणों को क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं। तो अपना कौन सा हो जाएगा? ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुकूलन। क्या कहलाएगा? अनुकूलन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अनुकूलन कहलाएगा। अब देखो, सातवां क्वेश्चन है, बोर्ड पर देखते जाइएगा। सातवां वाला क्वेश्चन को देखो, क्या दिया हुआ है? हमारे राज्य का पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? हमारे राज्य का पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? सवाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर, उदयपुर। आंसर दीजिएगा, कौन सा आंसर है? हमारे राज्य का पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? हमारे राज्य का पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में है? किस जिले में है? आंसर दीजिएगा। हमारे राज्य का पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में है? सवाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर, उदयपुर। चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखो, इसका अपना आंसर सही हो जाएगा, कौन सा? भरतपुर। हमारे राज्य का पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में है? भरतपुर में। किसमें है? भरतपुर। देखो, छोटा छोटा लिख रहा हूँ, फिर भी दिख रहा होगा बोर्ड पर, भरतपुर। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाला आंसर सही हो जाएगा, भरतपुर। क्या हो जाएगा? भरतपुर। भरतपुर जिले में स्थित केवलादेव, भरतपुर में स्थित केवलादेव राष्ट्रीय पार्क घाना पक्षी विहार को सन 1956 में अभ्यारण्य का दर्जा प्राप्त हुआ तथा सन 1985 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त हुआ। इस अभ्यारण्य में लगभग 21 प्रजातियों की तितलियां पाई जाती हैं। इस अभ्यारण्य में देखो क्या खासियत है, इस अभ्यारण्य में लगभग 31 प्रजातियों के क्या पाई जाती हैं? तितलियां पाई जाती हैं। इस अभ्यारण्य में क्या होता है? 31, इस अभ्यारण्य में 71 प्रजातियों की तितलियां पाई जाती हैं और उसको 1985 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त हुआ था। और घानी पक्षी विहार को सन 1956 में अभ्यारण्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। केवलादेव राष्ट्रीय पार्क घाना पक्षी विहार को सन 1956 में अभ्यारण्य का दर्जा प्राप्त हुआ। तो इस तरीके से अपने डिस्कशन किया इसको विस्तार से। और अपन 8वां क्वेश्चन देखो। 8वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन वायु के संबंध में सही नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन वायु के संबंध में सही नहीं है? देखो, वायु के संबंध में क्या सही नहीं है कथन? एक इसमें से कथन सही नहीं है, 3 कथन इसमें से क्या है? सही है। वो कथन अपन को पता करना है कि कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन वायु के संबंध में? वायुयान उड़ते हैं, वायु में भार होता है, वायु स्थान गिरती है, वायु में रंग होता है। आंसर दीजिएगा। तो देखो, कौन सा इसमें सही नहीं है? तो देखो, वायुयान उड़ते हैं, ये भी सही है। वायु में भार होता है, ये भी सही है। वायु में भार होता है और वायु स्थान भी गिरती है, ये भी सही है। वायु में रंग होता है, क्या आपने देखा कभी हवा चलती है उसमें रंग बिरंगी है, दिखाई देती है? नहीं है, रंगहीन। तो वायु में रंग होता है, ये गलत है। कौन सा है? ये गलत है। वायु में रंग नहीं होता है, वायु में रंग होता है, यानी वायु में रंग नहीं होता है। तो डी अपना ऑप्शन सही है इसमें। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। घड़ी में स्प्रिंग में संग्रहित ऊर्जा कौन सी होती है?
यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ये साइंस का क्वेश्चन है। बेसिकली देखा जाए तो किसका है, साइंस का क्वेश्चन है। और घड़ी में स्प्रिंग में संग्रहित ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा होती है? तो आंसर दीजिएगा। तो देखो बेसिकली देखा जाए, घड़ी में स्प्रिंग में संग्रहित ऊर्जा कौन सी होती है? यांत्रिक ऊर्जा होती है। कौन सी होती है? यांत्रिक ऊर्जा होती है। यांत्रिक ऊर्जा होती है। ये वाला अपना क्या है, आंसर है। ये वाला अपना आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पीने के पानी में रोगाणुनाशक, पीने के पानी में रोगाणुनाशक डालते हैं। क्या डालते हैं पीने के पानी में? पोटेशियम परमैंगनेट तथा क्लोरीन, और पोटेशियम क्लोराइड तथा क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन, पोटेशियम सल्फाइड तथा क्लोरीन। तो पीने के पानी में रोगाणुनाशक डालते हैं। क्या डालते हैं पीने के पानी में? देखो रोगाणुनाशक डालते हैं। क्या डालते हैं वो आपको पता करना है और बताइएगा आंसर के पीने के पानी में रोगाणुनाशक क्या डालते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट तथा क्लोरीन डालते हैं। और पीने के पानी में रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए क्लोरीन तथा पोटेशियम परमैंगनेट मिलाते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र क्या होता है? क्या होता है? KMnO4। क्या होता है? KMnO4 बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट को। और लाल दवा के भी नाम से जाना जाता है इसको। किसके नाम से भी जाना जाता है? लाल दवा, लाल दवा के नाम से भी जाना जाता है। लाल दवा के नाम से भी जाना जाता है। वो अपना ये इसमें सही आंसर है कि पोटेशियम परमैंगनेट तथा क्लोरीन पानी के पीने के पानी में रोगाणु को नष्ट करने के लिए मिलाया जाता है। इसमें क्लोरीन तथा पोटेशियम परमैंगनेट मिलाते हैं। और पोटेशियम परमैंगनेट का ये फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है। और इसको लाल दवा के भी नाम से भी जाना जाता है। चलो अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। और ये रहा शिक्षण शास्त्र, पैडागोगी बोलते हैं, पैडागोजी भी बोलते हैं। शिक्षण शास्त्र का क्वेश्चन है ये कि मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो क्या उद्देश्य होता है ये तो आपको पता ही होगा। क्या मूल्यांकन का अनुशासन बनाए रखने के लिए उद्देश्य होता है, या केवल परीक्षा करवाना होता है मूल्यांकन का उद्देश्य, या केवल प्रश्न पत्र बनवाना होता है, या अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं सुधार लाना होता है? तो देखो बेसिकली देखा जाए तो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या क्या होता है। देखो बेसिकली देखा जाए तो अनुशासन बनाए रखना, केवल परीक्षा करवाना नहीं होता, केवल प्रश्न पत्र ही बनवाना भी नहीं होता। अधिगमकर्ता, जो अधिगमकर्ता होता है, जो सीखने वाला होता है, विद्यार्थी की उपलब्धि जानना एवं सुधार लाना। उसमें क्या क्या प्राप्त किया, उन्होंने क्या क्या ग्रहण किया, और उनमें क्या क्या सुधार लाना है, क्या क्या उसमें कमियां रह गई, उनमें सुधार लाना भी मूल्यांकन का क्या होता है, उद्देश्य होता है। तो अपना इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? डी वाला इसमें अपना सही आंसर हो जाएगा कि अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं सुधार लाना है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है अपना कि निम्न में से कौन सी क्रिया विज्ञान शिक्षण के पाठ्यक्रम सहगामी है। ये शिक्षण शास्त्र का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी क्रिया विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहगामी है। निम्न में से कौन सी क्रिया विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहगामी है? विज्ञान क्लब, श्रव्य दृश्य सामग्री, पाठ्य पुस्तक, श्यामपट। आंसर दीजिएगा जल्दी से कि विज्ञान, निम्न में से कौन सी क्रिया विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहगामी है? विज्ञान क्लब, दृश्य सामग्री, पाठ्य पुस्तक, श्यामपट। देखो तो निम्न में से कौन सी विज्ञान शिक्षण की विज्ञान क्लब, कौन सा आंसर हो जाएगा? विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहगामी क्रियाओं के रूप में क्या है? विज्ञान क्लब, प्रोजेक्ट, पर्यटन, मेले, प्रदर्शन, मेले, संग्रहालय आदि का उपयोग किया जाता है। पाठ्य पुस्तक, दृश्य श्रव्य सामग्री व श्यामपट अधिगम सहायक सामग्री है। तो अपना इसमें कौन सा आंसर है? अपना इसमें ये अपना आंसर सही है। अगला प्रश्न देखो, पानी में अशुद्धि, दही से मक्खन, गेहूं से छोटे कंकड़,
आदि को अलग करने की क्रिया को क्या कहते हैं? मिश्रण कहलाते हैं, पृथक्करण कहलाते हैं, छानना या उर्ध्वपातन। तो देखो क्या कहलाते हैं? पृथक करना, यानी पानी में अशुद्धि करना को क्या कहते हैं? पृथक्करण बोलते हैं। और दही से मक्खन निकालना भी क्या होता है? पृथक्करण, अलग करना होता है। गेहूं से छोटे संघांकों को आदि को अलग करना पृथक्करण कहलाता है। तो अपना बी आंसर हो जाएगा पृथक्करण, इसका आंसर है अपना। अब देखिए ये बोर्ड पर क्वेश्चन रहा 14 वाला, इसको ध्यान से पढ़ो कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें 3 कथन गलत हैं, एक कथन सही है। वो जो सही कथन है उसको अपन को पहचान करना है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है कि श्रव्य दृश्य सामग्री छात्रों के लिए उपयोगी है। क्या श्रव्य दृश्य सामग्री छात्रों के लिए उपयोगी है? क्या श्रव्य दृश्य सामग्री छात्रों के लिए उपयोगी है? चार्ट एवं ग्राफ दृश्य श्रव्य सामग्री है। दृश्य, देखो इनमें से कौन सा कथन सही है? दृश्य, देखो श्रव्य दृश्य सामग्री छात्रों के उपयोग क्या है? उपयोगी। चार्ट एवं ग्राफ दृश्य श्रव्य सामग्री है। चार्ट का प्रयोग केवल सामाजिक विज्ञान में किया जाता है। शिक्षण में कुशलता के लिए श्रव्य दृश्य सामग्री महत्वपूर्ण नहीं है। ये अपना तो आंसर दीजिएगा। तो देखो निम्न में कौन सा कथन सही है कि दृश्य, देखो श्रव्य दृश्य सामग्री छात्रों के लिए उपयोगी है, ये सही है कि शिक्षण में कुशलता लाने के लिए क्या होता है? शिक्षण में कुशलता लाने के लिए दृश्य एवं श्रव्य सामग्री महत्वपूर्ण है, जो सुनाई भी दे और दिखाई भी दे। और इससे क्या होता है? प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा विषय का ज्ञान लिया जाता है। प्रत्यक्ष सामने अपने वो चीज दिखाई देती है, प्रत्यक्ष सामने उसको सुन सकते हैं। तो दृश्य यानी दिखाई देने वाली होती, श्रव्य सुनने वाली भी वो सामग्री छात्रों के लिए क्या होती है? उपयोगी होती है। तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें? ये वाला इसमें आंसर सही है। अब देखो अगला क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन, परीक्षण की वास्तविक रचना से पूर्व उसकी प्रारंभिक जांच कर लेनी चाहिए। परीक्षण की वास्तविक रचना से पूर्व उसकी प्रारंभिक जांच कर लेनी चाहिए। इस प्रारंभिक जांच को क्या कहते हैं? परीक्षण की योजना बनाना, परीक्षण की तैयारी, पायलट स्टडी, अंतिम प्रारूप। कौन सा आंसर इसमें सही है अपना? कौन सा इसमें आंसर सही है? आंसर बताइएगा। परीक्षण की वास्तविक रचना से पूर्व उसकी प्रारंभिक जांच कर लेनी चाहिए। इस प्रारंभिक जांच को क्या कहते हैं? परीक्षण की योजना बनाना, परीक्षण की तैयारी, पायलट स्टडी और अंतिम प्रारूप। आंसर दीजिए। ये परीक्षण की वास्तविक रचना से पूर्व उसकी प्रारंभिक जांच कर लेनी चाहिए। इस प्रारंभिक जांच को क्या कहते हैं? पायलट स्टडी कहते हैं। पायलट योजना परीक्षण की वास्तविक रचना से पूर्व उसका प्रारंभिक परीक्षण करना है, जिसमें लगने वाली समयावधि उसके प्रकार की जांच की जाती है। कौन सा इसमें आंसर अपना? सी वाला सही है। देखो 17 वाला क्वेश्चन, मानव शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है, इसके कारण क्या होते हैं? देखो सिंपल सा नॉर्मल सा क्वेश्चन है। इसको अगर किसी से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए जो पढ़ा भी नहीं हो, वो भी इस क्वेश्चन को बता सकता है, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है और इसको हर आदमी जागरूक हो चुका है और इस क्वेश्चन के बारे में नॉलेज रखता है, तो उसका आंसर वो दे सकता है। चाहे वो कितना भी पढ़ाओ नहीं भी पढ़ाओ तो भी इसका आंसर वो दे सकता है। देखो मानव शरीर में हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है, इसके कारण क्या हो सकते हैं? पहला ऑप्शन दिया हो, लंबे समय तक तंबाकू ग्रहण करने से भी क्या होता है? मानव में हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है। और बी क्या है? लंबे समय तक शराब का सेवन करने से। और सी परिवार के लोगों द्वारा नशा करने से और परिवार के लोगों द्वारा तंबाकू ग्रहण करने से। तो देखो
इसमें अपना सही आंसर कौन सा है। 1 मिनट, इसमें अपन 16, सॉरी इसमें 16 वाला देखो, चलो 16 वाला, चलो इस 17 वाले को देख लेते हैं। इससे पहले 60 वाला क्वेश्चन अपन ने निकाल लिया था, चलो उसको अपन बाद में 17 के बाद 16 को कर लेंगे अपन। अब इसमें कौन सा आंसर होगा। देखो मानव में शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है, इसके क्या लक्षण हैं। तो इसके देखो, लंबे समय तक तंबाकू ग्रहण करने से क्या हो जाता है, मानव के शरीरों का हड्डियों का ढांचा रह जाता है। तो ये अपना ये वाला सही है। लंबे समय तक शराब का सेवन करने और परिवार के लोगों द्वारा नशा करने से, परिवार के लोगों तंबाकू ग्रहण करने से, लंबे समय तक तंबाकू ग्रहण करने से हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है। तो इसका ऑप्शन अपना ए वाला है। बेसिकली देखा जाए तो कंफ्यूजन वाले हैं, लंबे समय शराब की पीने से भी हो जाता है, और परिवार के लोगों द्वारा नशा करने से, परिवार के लोगों द्वारा तंबाकू ग्रहण करने से, परिवार, इसमें बेसिकली ये अपना आंसर सही है। रीट 2012 में जो हुआ था, उन्होंने ये कोई आंसर माना था। अब देखो 16 वाले को देख लेते हैं। ये बेसिकली जो मैं टेस्ट सीरीज चला रहा हूँ उनमें सारे क्वेश्चन समावेश हैं। ये निम्न में से कौन सा कथन सही है। इसमें 3 कथन गलत है, 1 कथन सही है। 4 कथन दिए हुए हैं, उनको पढ़िएगा। कि एक परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है। एक परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है, सही पूछा हुआ है। तो देखो ये ऐसी कोई जरूरी नहीं कि परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात हो। कौन सा अगर सही है, ये गलत है। एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है, ये भी गलत कथन है। और सी, दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां, चलो इसको छोड़ देते हैं। डी वाले को और देख लेते हैं कि दहेज तथा बाल श्रम शहरों में सामान्य बात है। ऐसा भी कुछ नहीं है कि दहेज तथा बाल श्रम शहरों में ही हो रही हो, गाँव में नहीं हो रही, तो ये भी गलत है। तो अपन सी को ऑप्शन की तरफ चलते हैं। सी ऑप्शन अपन को ज्यादा करेक्ट लग रहा है कि दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं। दहेज लेना और देना, बाल श्रम मजदूरी करवाना छोटे बच्चों से, तो ये क्या है, सामाजिक बुराइयां हैं। तो ये अपना करेक्ट की ओर चल रहा है, तो ये अपना सही आंसर है 17। अब 18 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, 18 वाला हो गया। कौन सी सामग्री घर बनाने में काम नहीं आती। देखो ये भी नॉर्मल सा है, कोई भी अनपढ़ आदमी भी इसका आंसर दे सकता है। कौन सी सामग्री घर बनाने में काम नहीं आती है। क्या घर बनाने, देखो सीमेंट से घर बनाया जाता है। ये वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है सीमेंट, सीमेंट से घर बनाया जाता है, सही ऑप्शन है। लोहा, जब छत डालते हैं तो लोहा का यूज करते हैं, लोहा का भी यूज किया जाता है। सी, पत्थर का तो यूज किया जाता है। और डी क्या दिया हुआ है, स्कूटर, स्कूटर से घर से कोई लेना देना नहीं है। स्कूटर क्या एक चलाने वाला स्कूटर होता है, जो कि ये नहीं है, ये यूज किया जाता है, ये किया जाता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, काम नहीं आता है, तो स्कूटर काम नहीं आता। अपना आंसर तो कौन सा हो जाएगा, डी वाला सही है। ये वाला आंसर सही है। समझ में आ रहे होंगे सारे क्वेश्चंस। अब देखो ऊन प्राप्त होती है, ये भी मैं टेस्ट सीरीज में वहां पर इस क्वेश्चन को भी इंक्लूड कर चुका हूं कि ऊन भेड़, ऊंट एवं याक के बालों से। तो देखो ये जो 4 क्वेश्चन दिए हुए इनको गलत करना कैसे सिखाया जाए। अपन इसको गलत करना सीख किया। तो देखो ये ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, भेड़ से प्राप्त होती है, ऊंट से, ये याक के बालों से, इसको छोड़ो। बी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, एक शेर दिया हुआ है, जो शेर से आपने कभी सुना नहीं होगा, से ऊन प्राप्त होती है। तो ये शेर क्या होता है, पूरे बी ऑप्शन को क्या करता है, कैंसिल करता है। तो बी नहीं होगा। इस तरह से देखो सी वाला ऑप्शन में, देखो सी ऑप्शन में क्या दिया हुआ, एक पॉइंट को पकड़ लो बस, खरगोश, खरगोश के बालों से ऊन कभी नहीं बना, तो ये खरगोश को कैंसिल कर देता है। और डी वाला क्या कर देता है, इसमें एक देख लो क्या है, गाय, गाय से प्राप्त नहीं होती है ऊन, क्या गाय से प्राप्त नहीं होती है। तो अपना सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बेसिकली देखा जाए तो ये वाला अपना सही आंसर हो जाएगा। किससे, भेड़ से प्राप्त होती है, भेड़ के बालों से प्राप्त होती है, ऊंट के बालों से होती है, ये याक के बालों से प्राप्त होती है। तो ये वाला अपना ऑप्शन सही है। इस तरह से अपन क्वेश्चनों को हटा सकते हैं। और अगर आपको याद भी नहीं आ रहा हो कुछ, तो ये इस करे से एक एक करके अपन को कर सकते हैं, और बाद में जो बचेगा उसको अपन करेक्ट मान लेंगे।
अब देखो, ये भी क्वेश्चन में टेस्ट सीरीज में सम्मिलित कर चुका था कि बंदर से तथा चूहे के घर क्रमशः कौन कौन से होते हैं। तो देखो यहाँ भी इस तरह से इसको कैंसिल करना सीख सकते हैं। किस तरीके से? 20 वाला क्वेश्चन है कि बंदर कहाँ रहता है। देखो पहला ऑप्शन दिया हुआ और यहाँ पर दिया हुआ देखो बंदर, फिर क्या दिया हुआ है? शेर। इस क्रम में ऑप्शन होने चाहिए। फिर चूहे, इनके घर कौन कौन से? पहले ऑप्शन में क्या दिया? घोंसला। क्या बंदर घोंसला में रहता है? नहीं रहता, तो ये ऑप्शन घोंसला बंदर से ये कैंसिल हो गया। बी वाले ऑप्शन को देखो गुफा, गुफा दिया हुआ है तो गुफा भी कैंसिल हो गया क्योंकि बंदर गुफा में नहीं रहता। सी ऑप्शन दिया हुआ है पेड़, चलो पेड़ को एक बार फिर भी छोड़ देते हैं, डी वाले को और देख लेते हैं। डी में क्या दिया? बिल, बिल में बंदर नहीं रहता तो बिल क्या करता है? बंदर को कैंसिल करता है। लास्ट में अपना ऑप्शन बचता है सी। सी अपना करेक्ट आंसर होता है। क्या होता है? बंदर किस पे रहता है? पेड़ में रहता है, शेर गुफा में रहता है, चूहा बिल में रहता है। तो ये अपना आंसर सही है। सॉरी, सी वाला अपना आंसर सही है। सी क्यों है? क्यों बंदर कहाँ रहता है? बंदर कहाँ रहता है? पेड़ पर रहता है, ये सही है। शेर कहाँ रहता है? गुफा में रहता है। चूहा किस में रहता है? बिल में रहता है। समझ में आया होगा? अब देखो ये क्वेश्चन था, ये यातायात के संकेत भी अपन ने पढ़ने पड़ेंगे और ये इसमें 2012 में यातायात के संकेत का एक क्वेश्चन आ चुका था। और लेकिन अपन मैं ये क्लास सोच रहा हूँ उसमें सारे संकेत यातायात के, ट्रैफिक के रूल्स जो रहते हैं उनको सबको मैं एक क्लास बनाऊंगा जिसमें सारे कवर हो जाएगी एक ही क्लास से। कोई भी टाइप का क्वेश्चन अगर ऐसा बनता है तो अपन छूटेंगे नहीं। तो देखो इस क्वेश्चन को भी देखो कि निम्न को सावधानी से देखिए, उपरोक्त यातायात संकेत का अर्थ क्या देता हुआ है। जो यातायात का दिया हुआ है, क्या मुख्य सड़क है, सकरी पुलिया है, रेलवे फाटक है, खराब सड़क है, किसका संकेत दिया हुआ है? किसका संकेत दिया हुआ है? तो देखो मुख्य सड़क के बारे में ऐसा तो नहीं दिया होता है क्योंकि ये इंडिकेट क्या करता है, ये सब बना हुआ है और ये जो इंडिकेट करते हैं ये क्या करता हुआ है कि सड़क खराब है। ये गड्ढे बने हुए हैं, ये गड्ढे को शो करते हैं। किसको? गड्ढे को शो करते हैं, गड्ढे को शो करते हैं। इसका मतलब है सड़क खराब है। क्या है? खराब सड़क है, खराब सड़क है। और खराब सड़क कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? डी वाले में अपने में दिया हुआ है। ठीक है ना? खराब सड़क डी वाला ऑप्शन में अपने में दिया हुआ है। तो मुख्य सड़क नहीं होगी, सकरी पुलिया भी नहीं होगी, रेलवे फाटक का भी निशान नहीं होगा, खराब सड़क का है ये। सावधानी से देखिए, ठीक है। और कोई भी मैं गलत आंसर बता देता हूँ तो आप टेलीग्राम चैनल पर कमेंट्स करके मेरे को बता दीजिएगा एक क्वेश्चन का आपने गलती से आंसर दे दिया, ठीक है। तो मैं अपने आप में अगली आने वाली क्लास को अपन करेक्शन कर लेंगे और इस वीडियो को दोबारा से पढ़ा दिया करेंगे, ठीक है। चलो, छोटी माता एवं रेबीज रोग का कारण होता है वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, नेमेटोड। छोटी माता एवं रेबीज रोग का कारण है छोटी माता। आंसर दीजिएगा कि छोटी माता एवं रेबीज रोग का कारण होता है, छोटी माता एवं रेबीज रोग का कारण वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, नेमेटोड। देखो छोटी माता एवं रेबीज जो होता है वो वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। अपना ये आंसर सही है, वायरस के कारण होता है। इसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है। अब देखो 23 वाला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हम भोजन करते हैं एवं पाचन होता है, इस पचित भोजन के उपयोगी पदार्थ का अपशोषण होता है अम्लाशय की दीवार से, छोटी आंत की दीवार से, बृहद आंत की दीवार से, यकृत से। साइंस का क्वेश्चन दिया हुआ है और ये बेसिकली बायोलॉजी का क्वेश्चन देख सकते हैं, बायोलॉजी का क्वेश्चन बनता है ये। तो देखो हम भोजन करते हैं, पाचन करते हैं, पर इस पचित भोजन के उपयोगी पदार्थ का अपशोषण होता है। कौन सा आंसर है? अपना बी वाला है, छोटी आंत की दीवार से। भोजन का आहार क्या होता है? भोजन का आहार नाल में जल अपघटन से छोटे छोटे एवं सरल अणुओं में विघटन होता है तथा अवशोषित होकर रक्त द्वारा शरीर के अन्य भागों में पहुंचाया जाता है।
यह प्रक्रिया पाचन कहलाती है तथा रुधिर द्वारा अवशोषित आवश्यक पदार्थों का कोशिकाओं तक परिवहन होता है। उचित भोजन को रुधिर में पहुंचने की क्रिया को अवशोषण कहते हैं। अवशोषण क्रिया मुख्यतः छोटी आंत में होती है। तो अपना इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? बी वाला आंसर सही है। चलो 34 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 वाला क्वेश्चन क्या कहता है, इसको ध्यान से पढ़िएगा कि पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में निम्न क्या आवश्यक होते हैं? ऑक्सीजन, जल, सूर्य का प्रकाश एवं पर्णहरित। बी ऑप्शन दिया हुआ ऑक्सीजन, शर्करा, सूर्य का प्रकाश एवं जल। और सी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश एवं जल। डी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, शर्करा, जल एवं सूर्य का प्रकाश। तो देखो पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या आवश्यकता होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल क्या होते हैं? क्लोरोफिल एवं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऊर्जा मुक्त यौगिकों का संश्लेषण तथा ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है। इस क्रिया को फोटोनिक ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन भी कहते हैं। हरे पेड़ पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 व जल को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। समझ में आ गया होगा? तो कौन सा आंसर है इसमें? सी, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य एवं प्रकाश एवं जल की आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण। तो अपना कौन सा आंसर है इसमें? सी वाला आंसर सही है। चलो अगला 25 वाला क्वेश्चन को देखो बोर्ड पर। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना है? 30, आंसर दीजिएगा। 33 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस और 90 से 98.6 सेल्सियस और 37 सेल्सियस। कौन सा आंसर है इसमें? 37 सेल्सियस। तो ये वाला अपना आंसर सही है, डी वाला। अगला प्रश्न चलते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश राजस्थान के जैसलमेर तथा श्री गंगानगर जिलों से लगा हुआ है? आंसर दीजिएगा। कौन सा राज्य देश राजस्थान के जैसलमेर तथा श्री गंगानगर जिलों से लगा हुआ है? गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पाकिस्तान। देखो इसमें अपना आंसर होगा पाकिस्तान। राजस्थान राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पड़ोसी देश पाकिस्तान स्थित है। पाकिस्तान से स्पर्श करने वाली राज्य की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई 1070 किलोमीटर है। से रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। तो अपना आंसर है इसमें डी वाला। अगला क्वेश्चन है 28 वाला। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई, 27 मई, 5 जून, 14 नवंबर। ये तो सबको याद होगा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। कब मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस? आप बताइएगा। छब्बीस और इसमें 27 वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कट गया। चलो कोई दिक्कत नहीं है। 28 वाला तो ये आपको सबको पता ही होगा कि 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। 5 जून कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? सी में दिया हुआ है। अब देखो 29 वाले को देखते हैं कि जलीय जंतुओं में श्वसन होता है। जलीय जंतुओं में श्वसन होता है फेफड़ों द्वारा, फुफ्फुस द्वारा, वायुकोश द्वारा, गलफड़ों द्वारा। अम्लीय जलीय जंतुओं में श्वसन होता है। जलीय जंतुओं में किसके द्वारा श्वसन होता है? देखिएगा तो इसमें होता है गलफड़ों द्वारा। जलीय जो जंतु रहते हैं उनमें श्वसन गलफड़ों द्वारा होता है। ये अपना आंसर सही है, डी वाला। ये भी बायोलॉजी का क्वेश्चन है। और इसमें से देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है 30। कौन सा क्वेश्चन है ये? 30 वाला है और थोड़ा सा कट गया है। इसको अपन कोशिश करते हैं पूरा लाने की। तो देखो अपन छोटा करते हैं। डी आ गया क्वेश्चन। अब देखो डी तक अपने क्वेश्चन दिखने लगा। अच्छा क्वेश्चन है।
और ये हर एनसीईआरटी की बुक में आप पढ़ोगे, पर्यावरण की सब में ये दिया हुआ है झंडे के बारे में बहुत डिटेल से, इनको आना चाहिए। इसमें से लगभग क्वेश्चन बन जाते हैं कि राष्ट्रीय झंडे के बारे में निम्न कथनों का सावधानी पूर्वक अवलोकन कीजिए। एक राष्ट्रीय झंडे के बारे में बताया गया है और उसमें जो कौन कौन से बीच में क्या क्या कलर होते हैं, ऊपर नीचे 3 पट्टियाँ दी रहती हैं, अशोक चक्र बना रहता है, उसके बारे में आपको डिटेल में होगी, तभी ये क्वेश्चन को अपन को समझ में आ सकता है। सबसे ऊपर केसरिया रंग होता है, त्याग एवं बलिदान का प्रतीक होता है। बीच में सफेद रंग शांति का प्रतीक होता है। तीसरा है मध्य में चक्र शांति एवं खुशहाली का प्रतीक होता है। 4 दिया है नीचे हरा रंग एवं शांति खुशहाली का प्रतीक है। उपरोक्त कथनों में निम्न कथन सत्य है। तो देखो चारों ऑप्शन में दिए हुए क्या 1 से 4 सत्य हैं, 1 2 3 सत्य एवं 4 गलत है, 1 2 4 सत्य एवं 3 गलत है। तो देखो इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ। तो इसमें देखो 3 जो दिया हुआ मध्य में चक्र शांति एवं खुशहाली का प्रतीक है, वो क्या है, गलत है। अंतर्राष्ट्रीय में सबसे ऊपर केसरिया रंग शौर्य एवं वीरता का प्रतीक होता है। बीच में सफेद रंग शांति का प्रतीक होता है और नीचे गहरा रंग रंग समृद्धि का प्रतीक होता है। सफेद पट्टी के बीच में क्या होती है, नीली रंग की 24 तिलियां अशोक चक्र है, जो न्याय का प्रतीक है। किसका है, न्याय का प्रतीक है जिसमें, ठीक है। तो अपना कौन सा आ जाएगा इसमें आंसर, सी वाला इसमें सही है। तो ये अपने 30 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हुए। और आपको ये क्लास कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। और जो मैंने ये 30 क्वेश्चन सॉल्व कराए प्रीवियस ईयर के जो आए हुए क्वेश्चन 2012 में रीट में आए हुए, उनको आज अपने पूरी तरह से किया। आपको ये कैसी पर्यावरण की क्लास लगी आप ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मेरा पढ़ाना कैसा लगा आप वो भी ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं अपने आप में और आगे इम्प्रूव कर सकूं और अपने आप में सुधार ला सकूं, अपने आप को अपडेट कर सकूं आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस तरीके से फीडबैक जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे फेसबुक पेज पे हैं तो उसको फॉलो करना ना भूलिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे और भी इस क्लास को फ़ायदा उठा सकें ज़्यादा से ज़्यादा। तो यूट्यूब चैनल पर हैं तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर पुश कर दीजिएगा, जिससे आपको जितने भी नोटिफिकेशन मिलेंगे मेरी क्लास के वो मिस नहीं होंगे, छूटेगी नहीं क्लास। नोटिफिकेशन के थ्रू आपको चल जाएगा कि ये क्लास आपको अभी लाइव चल रही है या अपलोड हो चुकी है। तो उसको बेल आइकन को जरूर पुश कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।